हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा की जर्नी ऑफिशियल। एंड आज मैं आपके सामने अपनी कैंसर जर्नी का नेक्स्ट स्टेप जो कि मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बाद लिया उस टॉपिक पर बात करूंगी। और जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मेरा ऑलरेडी एक ट्यूमर रिमूव हो चुका था, उसके बावजूद भी मुझे 6 महीने बाद ही सेकंड इतनी बड़ी सर्जरी क्यों करानी पड़ी, और सर्जरी के इतने सारे साइड इफेक्ट जानते हुए भी मैंने सर्जरी का डिसीजन क्यों लिया, एंड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का क्या रिजल्ट था। इस टॉपिक पर अगर आपको जानना है तो ये वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एंड मेरी कैंसर जर्नी का शुरुआत से लेकर अब तक का सारा वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है। तो अगर आप मेरी जर्नी को शुरू से जानना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको मेरी जर्नी क्लियर समझ में आ जाएगी। मैं सारी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस मेरे अच्छे लगते हैं कैंसर जर्नी का जो भी मैंने शेयर किया हुआ है या जो भी वीडियोस में आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं पूजा विश्वकर्मा छिंदवाड़ा एमपी से, और मैं एक ओवेरियन कैंसर सर्वाइवर हूँ, जिसमें जो कि मैं पिछले 1 साल से फेस कर रही हूँ। और जैसा कि आज का टॉपिक है कि मैंने सर्जरी का डिसीजन क्यों लिया। ऑलरेडी मेरी 6 महीने पहले एक सर्जरी हो चुकी थी, उसके बावजूद भी मैंने इतनी बड़ी सर्जरी का डिसीजन क्यों लिया, और उसके साइड इफेक्ट जानते हुए भी मैंने ये सर्जरी कराई। तो चलिए आपको बताती हूँ कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराने के बाद, मतलब मैंने जनवरी में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराया स्टार्ट किया, और जैसा कि उन्होंने बताया था कि 6 महीने तक आपको हर 2 महीने में ब्लड टेस्ट कराना होगा। तो वह ब्लड टेस्ट में कराती थी जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल आ रहा था। एंड मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मेरा ना प्रेगनेंसी के टाइम से एक हैबिट हो गई थी सेल्फ एग्जामिन की। मतलब होता है ना कि कभी कभी बेबी पेट मूव नहीं हो रहा है, बॉडी ऐसा चेक करने के लिए मैं सेल्फ एग्जामिन करती रहती थी। तो उस टाइम से मेरी थोड़ी सी हैबिट थी कि मैं अपने पेट को ऐसे टच करके प्रेस करके देखती रहती थी। एंड जब मेरा पिछला ट्यूमर जो कि नवंबर में डिटेक्ट हुआ, उस टाइम पे भी, उसके पहले भी मैंने बहुत एग्जामिन किया, और वो मेरा बिल्कुल मतलब कहना चाहिए कि बिल्कुल राइट था। बस ये था कि मैंने लास्ट टाइम सारी चीज़ें फील करते हुए भी चीज़ों को लाइटली लिया, तो उसके बाद मुझे ये चीज़ें फेस करनी पड़ी। और इस टाइम भी मेरे साथ सेम हो रहा था कि मैं सेल्फ एग्जामिन करती थी तो 2 से 4 महीने तक मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। देन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के 6वें महीने पर मैंने एक चीज़ फिर से नोटिस की, जो कि मैं लास्ट ट्यूमर के टाइम देख रही थी, नोटिस कर रही थी जिन चीज़ों को, सेम वही चीज़ मैंने इस टाइम भी नोटिस की। और जैसे ही मैंने ये चीज़ नोटिस की तो हम लोगों ने बिल्कुल भी देर नहीं की। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि ये चीज़ मुझे वापस से फील हो रही है, हमें नहीं वेट करना चाहिए, सॉरी। तो देन उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक लाइट सोनोग्राफी कराते हैं अपने ही आसपास में जो भी है वहाँ पर जाकर। देन हम लोग सेकेंड डे ही सोनोग्राफी के लिए चले गए, और जब सोनोग्राफी के लिए गए हम लोग, तो सोनोग्राफी में जो आया वो उन्होंने मुझे बताया कि यस, आपको एक सिस्ट दिख रहा है, बड़ा सिस्ट दिख रहा है। एंड उनके अकॉर्डिंग मेरी किडनी में भी कुछ छोटे छोटे से स्टोन दिख रहे थे, जो मतलब सोनोग्राफी में जो भी उन्हें दिख रहा था उन्होंने उस टाइप से बताया कि यस, आपकी लेफ्ट ओवरी में सिस्ट दिख रहा है, बड़ा सिस्ट दिख रहा है, एंड किडनी में भी छोटे छोटे से स्टोन दिख रहे हैं। एंड उन्होंने सोनोग्राफी के समय मेरी लास्ट जो भी चीजें हुई मेरे साथ, वो सारी चीजें भी मेरे से पूछी।
मैंने सारी चीज़ें बताई। देन जब उन्होंने बोला कि यस आपको एक सिस्ट दिख रहा है, बड़ा सिस्ट दिख रहा है, उस टाइम पे हम लोग थोड़ा सा शॉक्ड हो गए। और क्योंकि सिर्फ 6 महीने हुआ था और मैं ऑलरेडी एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मेरा चल रहा था। अब जब उन्होंने ये चीज़ बोली कि आपको ट्यूमर सिस्ट जो है, ये चीज़ उन्होंने बताई, तो हम लोगों ने फाइनल डिसीजन लिया कि हम नागपुर NCI हॉस्पिटल जाएंगे। एंड वो रिपोर्ट लेकर हम लोगों ने सेकेंड डे ही मतलब चेक किया कि वो एक्चुअली जिन मैम से हम लोगों को मिलना था NCI में, जो मतलब सर्जरी करती हैं इस ओवेरियन या यूट्रस वाले पार्ट की, उन्होंने ये हम लोग जनवरी में भी एक विजिट के लिए गए थे जब मेरा फर्स्ट ट्यूमर हुआ था। उस टाइम भी उन्होंने मुझे एक सर्जरी बोला था, बट उस टाइम हम लोग रेडी नहीं थे, जस्ट बिकॉज कि बेबी तो ऑलरेडी था छोटा उस टाइम पे। एंड मेरा ऑलरेडी 1 महीने पहले ही मतलब नवंबर में मेरा ट्यूमर रिमूव हुआ था, फर्स्ट ट्यूमर रिमूव हुआ था और सिर्फ दिसंबर निकला था और जनवरी में विजिट को गए थे तो उन्होंने मुझे फिर से सर्जरी करने के लिए बोल दिया था कि ये कोई छोटा सा, ये तो बहुत छोटा सा ऑपरेशन था उनके अकॉर्डिंग। उन्होंने बोला कि ये जो सर्जरी होगी ये बहुत बड़ी सर्जरी होगी। तो उस टाइम हम लोग रेडी नहीं थे, बस दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि ट्यूमर तो था, रिमूव हो गया है, अब हमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या अभी नहीं भी कराएंगे तो चलेगा। तो इस टाइप का थोड़ा सा माइंड में आया और हम लोगों ने उस टाइम सर्जरी नहीं कराई और ये इसी तरीके से मेरे 6 महीने निकल गए। ये बीच का जो पीरियड था, क्या डिसीजन लिया था हम लोगों ने, ये सब आप मेरा पिछले वीडियो में जाएंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। देन जब ये सोनोग्राफी लेकर हम लोग NCI नागपुर हॉस्पिटल गए जब, तो वापस से हम लोग मैम को मिले और मैम ने सोनोग्राफी मुझे एग्जामिन किया मुझे और उसके बाद बोला कि मैं इस सोनोग्राफी के बेस पर कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मैं कुछ टेस्ट लिखूंगी और कुछ ब्लड टेस्ट होंगी, उसके बाद ही मैं कुछ बोल पाऊंगी। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये मैं आपकी वो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताऊंगी जो मैं आपको लिख रही हूँ। तो रिपोर्ट में उन्होंने मुझे CT स्कैन लिखा, MRI एंड कुछ ब्लड टेस्ट लिखे। ब्लड टेस्ट में एक CA-125 टेस्ट तो था जो मेरा ऑलरेडी हर 2 महीने में हो रहा था, एक वो टेस्ट भी लिखा और उसके साथ कुछ और भी ब्लड टेस्ट थे। ये सारे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने बोला कि कुछ देखकर ही मैं बताऊंगी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। देन वो मैम एक्चुअली हम लोगों को हफ्ते में 3 दिन मिलती थी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। जब हम लोग गए थे उस टाइम पर ट्यूसडे था और उन्होंने बोला कि ये सारी रिपोर्ट लेकर आप आइए और उसके बाद ही मैं कुछ बताऊंगी। तो हम लोगों ने थर्सडे का प्लान किया कि सारे टेस्ट कराने के बाद हम थर्सडे को मैम को वापस से मिलेंगे। और जब मैम के पास थर्सडे को हम लोग सारे रिपोर्ट्स लेकर गए तो एक तो हॉस्पिटल में इतना भीड़ मतलब पूरा दिन वेटिंग में चला जाता। फिर जब हम लोगों का टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट आने में टाइम लगने लगा, पूरा दिन इसी में चला गया। फिर टेंशन हो रहा था कि ऐसा ना हो कि जब रिपोर्ट आएगी तब मैडम केबिन से चली जाएंगी, उनका जाने का टाइम हो जाएगा, फिर हम लोग को सैटरडे तक का वेट करना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड बोले कि आप बाहर जाइए, अगर मैडम जाती हैं तो आप उनको रखिए, देन मैं रिपोर्ट लेकर आता हूँ। और बिल्कुल वैसा ही हुआ कि मैं जब वहाँ से बाहर आई तो मैंने देखा कि मैडम ऑलरेडी केबिन से जा रही थी। फिर मैं पीछे पीछे गई मैडम के और मैंने उन्हें रुक कर कुछ चीज़ें बताई कि मैम ट्यूसडे को हम लोग आए थे और आपने कुछ टेस्ट लिखे थे, उसका रिपोर्ट आने में टाइम लग रहा है। इतनी बात हुई और उतनी में मेरे हस्बैंड आ गए और उन्होंने जब फाइल देखी तो थैंक गॉड कि मैम का नेचर इतना अच्छा था, इतनी हेल्पफुल बोलना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों में क्या होता है कि थोड़ा सा भी अगर उनका स्टेटस हो तो वो
थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है, बट मैडम का इतना अच्छा नेचर कि वो हॉस्पिटल से बाहर आ गई, अपनी कार में बैठने ही वाली थी। उन्होंने हमारी बात सुनी और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप कैबिन में चलिए, आपको एग्जामिन करूंगी मैं, देन उसके बाद रिपोर्ट देखकर बताती हूँ। तो वो वापस से हॉस्पिटल के अंदर गई, कैबिन में गई, उन्होंने मुझे चेक किया एंड मेरी रिपोर्ट देखी सारी। और रिपोर्ट में मुझे एक सीडी मिली थी, सीटी स्कैन एमआरआई की। उन्होंने वो सीडी प्ले की और एक एक चीज हम लोगों को क्लियरली समझाया, जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि यस, आपकी ओवरी में एक ट्यूमर है जो कि वापस से आया है, 6 महीने में ही वापस से आया है। और उसने ओवरी को पूरा हाइड कर लिया है, ओवरी आपकी दिख नहीं रही है उनका कहना था, और वो हमारे यूट्रस में भी आ गया है। और एक थोड़ा सा शॉकिंग ये भी था कि उन्होंने बताया कि यूट्रस में तो दिख ही रहा है, ये स्क्रीन पर दिख रहा है, आपकी सर्जरी होगी और सर्जरी के बाद पता चलेगा कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। उस टाइम पर बहुत घबराहट हो रही थी, लग रहा था, अब उसके पहले लग रहा था कि एवरीथिंग इज ओके, मतलब अब सब ठीक हो गया है, अब कुछ नहीं होने वाला है। बट ये 6 महीने में उससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आई। मैडम का कहना था कि आपने 6 महीने वेट करके अपनी जान रिस्क में डाल ली है। मेरा एक्चुअली जनवरी में फर्स्ट स्टेज था, उनके अकॉर्डिंग अर्ली स्टेज था, और ये 6 महीने बाद मेरा कैंसर सेकंड स्टेज पर आ गया था। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई एंड एक और चीज़ उन्होंने क्लियर की कि आपका यूट्रस और ओवरी में तो ट्यूमर है, और ऐसा ना हो कि वो आपकी जो स्टूल पास की बड़ी आंत होती है उस पर भी अगर वो चिपक गया होगा, उसको भी उसने अपने कैच कर लिया होगा अगर, तो उसको हमें सेपरेट करना होगा। और सेपरेट करने में, सेपरेट अगर हमने किया तो आपकी बड़ी आंत में भी प्रॉब्लम आ सकती है, डैमेज हो सकती है। ये सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर की एंड उन्होंने बोला कि अब अगर आप वेट करते हो तो आप बहुत ही गलती करेंगे, अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है किसी भी चीज़ का सोचने का। तो उस टाइम जब उन्होंने ऐसी चीज़ें बोला और उन्होंने बोला कि आपका ऑलरेडी एक छोटा बेबी है, आप इतना रिस्क कैसे ले सकते हो अपने साथ, तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, अब वेट करना अब बेवकूफ़ी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। और उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि यस, हम सर्जरी कराएंगे। तो जैसे ही हम लोगों ने फाइनल डिसीजन लिया कि यस, हम सर्जरी कराने के लिए तैयार हैं, तो मैम ने कुछ और चीज़ें हम लोगों के सामने क्लियर की, लाइक कि अगर आपकी हम सर्जरी करेंगे तो क्या क्या चीज़ें उसमें रिमूव करेंगे आपकी। तो उन्होंने सबसे पहले तो ये चीज़ बताई कि आपकी जो ओवरी है, ओवरी तो रिमूव होगी ही। एक्चुअली क्या हुआ था मेरे साथ कि मेरा जो फर्स्ट सर्जरी हुई थी, फर्स्ट ट्यूमर जब मेरा रिमूव किया गया था, उस टाइम पे मेरी उस डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि आपका ट्यूमर भी निकल गया है और आपकी लेफ्ट साइड की ओवरी भी रिमूव हो गई है, मतलब ओवरी भी निकाल दी है। उन्होंने ये बोला था। इतने दिन से हम लोग को ये लग रहा था कि यस, हमारी एक ओवरी निकल चुकी है। देन जब मैंने मैडम को ये चीज़ बताई कि मैम मेरी ऑलरेडी ओवरी निकल चुकी है, तो ये वापस से ट्यूमर कैसे बना, मैम ने मुझे स्क्रीन पर पूरा क्लियर दिखाया कि आप देख सकते हो, ये दिख रहा है। मतलब कुछ चीज़ें थी जो ओवरी की दिख रही थी, बोले ये देखिए, लेफ्ट और राइट ओवरी में दोनों की कुछ चीज़ें ऐसी कॉमन थी जो वो दिख, जैसे क्लियर हो रहा था कि मेरी ओवरी नहीं निकली है, और ओवरी नहीं निकली है तभी ये वापस से ट्यूमर बना है। देन उनका कहना था कि मुझे नहीं पता कि डॉक्टर ने आपको ऐसा क्यों बोला कि आपकी ओवरी भी निकाल दी है, बट आपकी ओवरी नहीं निकली है। बट इस सर्जरी में आपकी दोनों साइड की ओवरी निकाली जाएगी, आपका यूट्रस रिमूव किया जाएगा, एंड कुछ एक लेयर होती है हमारे यूट्रस और पेट के बीच में, ऐसा कुछ उन्होंने, मुझे एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, वो डॉक्टर की लैंग्वेज मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट उन्होंने क्या बोला था,
बट उन्होंने बोला था कि एक कुछ पेट की लेयर होती, पतली परत होती है, वो भी हमें निकालनी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी रिमूव हो जाएंगी और ये एक बड़ी सर्जरी होगी जिसमें आपका पूरा पेट ऊपर से नीचे तक काटा जाएगा। ये कोई छोटी सर्जरी नहीं होगी, क्योंकि मेरी लास्ट टाइम जो सर्जरी हुई थी वो जहाँ से मेरी डिलीवरी हुई थी, जहाँ मेरा डिलीवरी का कट लगा हुआ था, उसी कट को ओपन करके वापस से वो ट्यूमर रिमूव कर दिया गया था। बट इन्होंने बताया कि आपका पूरा पेट कट होगा, देन उसके बाद आपकी ये सारी चीज़ें रिमूव होगी, ट्यूमर रिमूव होगा, ओवरी एंड यूट्रस, सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद बस मेरे दिमाग में चल रहा था कि हे महादेव, मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे मेरे बच्चे के लिए स्वस्थ रहना है। देन उस टाइम मेरे आंसू बहुत आ रहे थे और बस मैं आँख बंद करके सिर्फ ये बोल रही थी कि मुझे ठीक होना है, मेरे बच्चे के लिए मुझे ठीक होना है। एंड वो मोमेंट थोड़ा नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा पेनफुल था। मैं और मेरे हस्बैंड थे और ये सर्जरी के बाद, ये सारी चीज़ें रिमूव होने के बाद इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं। साइड इफ़ेक्ट उन्होंने शॉर्टकट में एक चीज़ तो क्लियर था कि मेरा पीरियड्स बंद हो जाएंगे, सेकंड बेबी नहीं होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद भी हमारा डिसीजन सर्जरी के लिए यस था, जस्ट बिकॉज हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मैं अपने कैंसर को लेकर और भी ज़्यादा डेंजर जोन या जो भी बोलेंगे, वहाँ मेरा मतलब कैंसर का जो स्टेज था वो बढ़ता ही जाता। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम कुछ भी सोचते सेकंड बेबी नहीं होगा या कोई और ऑप्शन था ही नहीं। शॉर्टकट में बताऊं तो कोई भी ऑप्शन नहीं था, अपनी जान रिस्क में डालना था बस, और कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिसाइड किया कि यस, हम सर्जरी कराएंगे। तो ये मेन रीज़न था मेरा 6 महीने बाद ही एक बड़ी सर्जरी कराने का। तो इन लास्ट में आपको ये बोलना चाहूँगी कि अपनी बॉडी को सेल्फ एग्जामिन करते रहिए। अगर कहीं भी कुछ भी ऐसा फील होता है जो कभी नहीं हुआ, आप बिल्कुल एक सोनोग्राफी, कुछ ज़्यादा नहीं बट एक सोनोग्राफी कराकर ज़रूर चेक कीजिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि हम दूसरी चीज़ों में इतना टाइम दे देते हैं, इतना वक्त निकाल देते हैं, टाइम दे देते हैं, बट कभी जब बॉडी की बात आती है तो उसके लिए टाइम निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। बिजी फील करने लगते हैं, ये ज़रूरी वो ज़रूरी है, बट शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि सबसे पहले अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, बॉडी क्या बोलती है। बॉडी एक्चुअली कुछ भी अगर बॉडी में हो रहा रहता है वो आपको क्या बोलना चाहिए, कहती है। बॉडी आपको किसी ना किसी वे पर आपसे कुछ कहती है, बताती है आपको। तो उस चीज़ पर नज़र रखिए, अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहिए। और जो व्यक्ति भी कैंसर से गुजर रहा है उसे हैप्पी रखिए, उसे खुश रखिए, उसे पॉजिटिव रखिए। तो अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एंड ये सर्जरी के बाद स्पेशली ओवरी और यूट्रस रिमूव होने के बाद क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं बॉडी पर, इसका नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगा, जल्दी आएगा। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी 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 सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हेल्पफुल लगी तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।